हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेकर के आया हूं। बेसिकली आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नाम आते हैं, लेकिन वहां पर जो सवाल बनते हैं ना वो इसी मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बनते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर भी कवर कर लेंगे और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये वहां पर आपका एक तरीका से रिविजन होता हुआ नजर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब आज का जो सेशन है वो क्या कहता है आइए समझते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग का है लीबेग मेथड। लीबेग मेथड में बेसिकली हम करते क्या है? लीबेग मेथड में हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन, किसका? कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करने का काम करते हैं। किसका? कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते कहां करते हैं? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हो, और वो कैसा होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो जनरली जब कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ हो और उसमें अगर आपको एस्टिमेशन करना है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? लीबेग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप समझिएगा बात को, कि बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ नोन मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कब? जब आप इसको बर्न कराएंगे, कंबशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर 2 ऑक्साइड। अब सवाल है, इस कॉपर 2 ऑक्साइड का भी काम क्या है? ये भी ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। तो आप जो ऑक्सीजन दे रहे, हो सकता है उसकी कमी हो जाए या सफिशिएंट हो जाए, सफिशिएंट अमाउंट में हो, तो हम उसको एक्सेस क्या चीज से बनाते हैं? वहां पर मौजूद कार्बन 2 ऑक्साइड के प्रेजेंस में। फिर क्या होता है, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है क्या? अब इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ x है तो यहाँ x लगा दिए, यहाँ y है तो यहाँ y/2 लगाए हैं ताकि बैलेंस हो सके, क्योंकि यहाँ पर तो 2 था ना, तो हमको y/2 लगाएंगे तब तो 2 कैंसिल होकर हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2x, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? y/2, और यहाँ O2 पहले से प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? x + y/4 O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देंगे, जिस कारण से ये रिएक्शन कैसा हो गया? एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन चुका है। क्लियर है क्या? अब यहां पर फॉर्मेशन क्या चीज का हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ है और वाटर का हुआ है। तो जब पहले हम इसको किससे पास कराएंगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इसको पास कराते हैं तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? एज एन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख लेता है। वहीं पर जब आप इसको कैल्शियम क्लोराइड कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस होना चाहिए, क्योंकि ये किसके तरह बिहेव करता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसके तरह बिहेव करता है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? जो भी पानी यहां पर बना उसको वो सोख लेता है। अलग अलग जब दोनों हो जाएंगे तो वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके उनको उनके मासेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना और वाटर कितना बना। क्योंकि जैसे ही इसका मास की गुत्थी खुलेगी तो आप ऑटोमेटिकली मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, मोल से वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। क्योंकि यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बन आ रहा है ना, कहां से आ रहा है? हाइड्रोकार्बन से। यहां पर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो भी हाइड्रोकार्बन से ही आ रहा है। क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यह है आपका कंबशन ट्यूब। ये जो ट्यूब है ना, इसको क्या कहा गया? कंबशन ट्यूब कहा गया है। यहां पर एक सैंपल रखा गया है। कहां पर रखा गया? एक प्लैटिनम में सैंपल रखा। जो भी सैंपल था हाइड्रोकार्बन का, उसको कहां पर रखा गया? प्लैटिनम में रखा गया। यहाँ CuO का गॉज है, और यहां से आप क्या कर रहे हैं? प्योर ड्राई ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहे हैं। जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन जब इससे मिलेगा, और कहां पर मिलेगा? इस फर्नेस में मिलेगा, थोड़ा सा आग लगेगा तो क्या होगा बेटा? यहां पर कंबशन रिएक्शन होगा। यहां पर कंबशन रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। फर्दर जब ये इससे पास करेगा आगे, और एक यू ट्यूब से पास करेगा। ये क्या है? एक प्रकार का यू ट्यूब है। ये यू ट्यूब वो वाला यू ट्यूब नहीं है जिसपे आप हमारी वीडियो देख रहे हो। ये यू शेप्ड ट्यूब को यू ट्यूब कहा जाता है। और क्या बोला गया? यहां पर मैग्नीशियम पर क्लोरेट रखा गया, ठीक है, एनहाइड्रस। कुछ नमी को ये एब्जॉर्ब करेगा,
और साथ ही साथ जब ये आगे बढ़ेगा और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब किसको करेगा बेटा, अभी बताया ना, एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। वहीं पर जब ये और आगे बढ़ेगा तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड से इसकी मुलाकात होगी। कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही पानी को देखेगा ये उस पानी को पकड़ के अपने पास रख लेगा। हम कह सकते हैं कि ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है इट एब्जॉर्ब्स H2O। क्लियर है क्या? आइए एक सवाल के थ्रू इसको समझते हैं कि ये तो कहानी हो गई ना, ये टेक्निक हो गया कि किस तरीके से लीबेग मेथड कराया जाता, लेकिन एग्जाम में आपको करने तो दिया नहीं जाएगा, वहां पर आपको सवाल दिया जाएगा। होता क्या है ना, मैं इस तरह के टॉपिक्स को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब कभी भी ये वर्ड्स यूज कर देता है लीबेग मेथड, केरस मेथड, आगे पढ़ेंगे डुमास मेथड, फिर जिल्दाल मेथड, ये सारे मेथड्स जब लिख देता है ना तो आदमी का जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जब वो पढ़ा हुआ नहीं रहता है। हालांकि यहां पर कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, जो हम लोग स्टैक्योमेट्री में यूज करते हुए आ रहे कॉन्सेप्ट उन्हीं का इस्तेमाल होगा। बस मेथड का नाम लिख देने से एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फिर बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा अकबका जाता है भैया, वहां पर परेशानी उसको सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन को छोड़ दे डर के मारे। ताकि, और मैं हर एक टॉपिक को इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक आए, चाहे वो क्लास 11th का टॉपिक हो चाहे 12th का टॉपिक हो, हर एक टॉपिक को हम लोग छुएंगे। और जितने भी एग्जाम इस सिलेबस 11th और 12th से रिलेटेड है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो चाहे वो CUET हो, सारे एग्जाम्स के सवाल आपसे बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है। इवन बोर्ड्स के सवाल भी आपसे बनेंगे। हमको अगर बेसिक्स क्लियर है तो हम क्यों नहीं किसी भी सब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग तैयारी मेंस से एडवांस धीरे धीरे लेकर के जाएंगे। और आजकल नीट का पेपर तो मेंस लेवल पे सेट हो ही रहा है, क्या पता केमिस्ट्री भी कल को चल करके जैसा फिजिक्स को डिफिकल्ट बनाए वैसे केमिस्ट्री को भी बना दे। तो आपको प्रिपेयर हर समय हर चीज के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली हमको दिमाग को अपना प्रिपेयर करके रखना किसी भी एग्जाम के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं इस किताब को बना लूंगा तो मेरा सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली किताब और क्वेश्चंस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स याद रह सके। अगर कॉन्सेप्ट्स याद है और आप सवाल को पढ़ करके समझ पा रहे हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर ही लेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर कहानी क्या कहता है। बोलता हूं ना, कंप्लीट कंबशन ऑफ 216 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कोई जरूरी नहीं, यहाँ वर्ड लिखा ऑर्गेनिक, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होगा या हाइड्रोकार्बन ही होगा। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दिमाग में लेकर के चलूंगा। गिव्स 198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 108 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? तो मेरा यहाँ क्या बन रहा है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा रहे हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, हो सकता है लिख देता, वाया लीबेग मेथड। ठीक है, तो बेसिकली हम एस्टिमेशन कार्बन और हाइड्रोजन का लीबेग मेथड से ही करते हैं। तो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा रहे हैं तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना देगा। क्या बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है। अब क्या क्या दे दिया तुम्हें इसका वेट दे दिया, इसका वेट दे दिया। क्या कितना दिया हुआ है इसका वेट, 216 ग्राम। और वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया। कितना दे दिया, 198 ग्राम। यहां से आपको वेट ऑफ H2O भी मिल जाएगा, वो भी कितना मिल जाएगा, 108 ग्राम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वेट ऑफ वाटर दिया हुआ, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा 198 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, अपॉन 44 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया। इसको अभी ऐसा ही रहने दो, सॉल्व तुरंत करने की हड़बड़ी मत रखा करो फिजिकल केमिस्ट्री में। अदरवाइज आप एक बार पूरा सॉल्व करोगे फिर और मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो फंसोगे नहीं, कभी घबराहट नहीं होगा एग्जाम में। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2O फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। 108 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, ये ग्राम ग्राम कट गया। ठीक है, अभी भी इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझना है। यहां पर जो आपका मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जितना उतना ही मोल्स ऑफ कार्बन भी होगा। तो मोल्स ऑफ कार्बन भी आप क्या बोलते हैं, 198.44 मोल्स। यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इतने मोल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 2 मोल होंगे। क्लियर है क्या, यहां से मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहां पर अगर हमको वेट निकालना है बेटा, वेट ऑफ कार्बन, तो क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ कार्बन को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 198/44 × 12। सिमिलरली यहां वेट ऑफ हाइड्रोजन अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे,
इसको काट दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 108/9 इंटू 1, ये ग्राम, ये ग्राम। क्लियर है क्या? अब हम इसको अगर डिवाइड दे दें तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा 12 ग्राम, और यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, लेट सपोज ये 22 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया, वेट ऑफ कार्बन 54 ग्राम। क्या निकल करके आ गया, 54 ग्राम। अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा तो कैसे निकालोगे? तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड 216 ग्राम है, इसमें कार्बन आपका 54 ग्राम है, हाइड्रोजन आपका 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? तो ऑक्सीजन जो भी बचा हुआ ग्राम है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इस दोनों को ऐड करके 216 से माइनस करोगे तो यहां से 150 ग्राम निकल के आएगा, और ये 150 ग्राम कौन होगा, ये 150 ग्राम ऑक्सीजन का वहां पर प्रेजेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब हमको वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या निकल करके आ गया, 150 ग्राम। ऑल्दो हमसे सिर्फ क्या पूछा है, हमसे ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं पूछा, हमसे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा है। किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिख दोगे, वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वेट ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, 54 ग्राम। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना आ जाएगा, 216 ग्राम इंटू 100। ये ग्राम और ग्राम कट गया, ये और ये 4 बार में कट गया, ये और ये कट गया 25 बार में, तो आंसर कितना आ गया, 25%। ये किसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकला, कार्बन का। किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सिमिलरली अगर आपसे बोलता परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो आप क्या करते, 12/200 16 इंटू 100। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 54। क्लियर? अब आप चाहो तो इसको और डिवाइड दे दो, तो 300/54, इसको और डिवाइड दे दो, कोई बात नहीं, ये 150 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। इसको और डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 75। ठीक, तो आपका क्या गया, 75/9% हाइड्रोजन। आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सिमिलरली आगे अभी हम लोग और भी एलिमेंट्स का एस्टिमेशन करना सीखेंगे, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो उसमें से एक मेथड है जिसका नाम है कैरस मेथड। जिसका क्या नाम है बेटा, कैरस मेथड। कैरस मेथड में जो सबसे पहला एस्टिमेशन करना सीखेंगे वो किसका सीखेंगे, हेलोजेंस का। किसका सीखेंगे, हेलोजेंस का। अब ये हेलोजेंस कौन होते हैं, हेलोजेंस हम को X से डिनोट करते हैं, और ये X कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये कुछ ऐसे वाले हैं X जिनको Ag जब भी देखेगा ना पागल हो जाता है। फ्लोरीन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, खासकर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एक बात समझना, AgF बहुत हद तक सॉल्यूबल होता है। बेसिकली मेरा यहाँ मकसद क्या है, पीपीटी का फॉर्मेशन करना। जब प्रेसिपिटेट बनाएगा ये हेलोजन Ag के साथ मिलकर के, हम उसको निकालेंगे, ड्राई करेंगे, फिल्टर करेंगे और उसका वेट लेंगे, तो हमको AgX का वेट निकल करके आ जाएगा। तो जब भी ये X को देखता है ना, जब भी Ag अपने X को देखता है पागल हो जाता है भाई। पागल होकर के क्या करता है, पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। पागल होके क्या बनाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा, और ये पीपीटी का फॉर्मेशन करके क्या बना देगा, AgX। क्लियर? अब क्या बोलता है, अगेन यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास नोन होगा, जिसको आप हीट करेंगे किसके साथ, अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड AgNO3। जब आप हेलोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो यहां पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ हीट करेंगे, सॉरी रेड पेन ले लेता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ हीट करेंगे, HNO3 प्लस AgNO3। HNO3 का काम क्या है, HNO3 का काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करवाना। ऑक्सीजन सप्लायर है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन फटाक देनी से निकाल के दे देता है। बहुत जगह पर HNO3 के जगह पे लिखा हुआ रहेगा फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 क्या किसको कहते हैं, देखना HNO3 के ऊपर मैं ऐसे भाप
गैस निकलता रहता है। ये गैस किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, जिसे हम फ्यूमिंग HNO3 कहते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है। अब होगा क्या, आपने इस दोनों का इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से देख लो, इसको आपने रखा क्या एक ट्यूब में, और इस पूरे कहानी को ये क्या है, ये मिक्सचर है HNO3 और AgNO3 का, और इन सारी चीज को एक ट्यूब में रखा गया जिसको हम क्या कहते हैं? कैरस ट्यूब कहते हैं। और इस कैरस ट्यूब को क्या किया गया है? एक फर्नेस में रख दिया गया है। कैरस ट्यूब कौन सा है? ये जो बाहर वाला ट्यूब है ये आयरन ट्यूब है, ये अंदर वाला जो ऐसा बना हुआ है ना नोकीला टाइप का, ऐसा ये है आपका कैरस ट्यूब, ये है आपका कैरस ट्यूब। क्लियर? जब आप इसको हीट करेंगे फर्नेस में रख करके तो ये HNO3 ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। उस ऑक्सीजन को देख करके कौन बावला होगा भाई? कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा बावला। बावला होकर के क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। किसको छोड़ देगा? अभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था और X था। अब जैसे ऑक्सीजन को देखा कार्बन और हाइड्रोजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया और वहां अकेला छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? अकेला X को वहां पर अकेला छोड़ दिया। अब जैसे ही X को Ag ने अकेला देखा, वो NO3 माइनस को छोड़ा, अपने X के पास चला गया और X के पास जाकर के क्या बना दिया? AgX का PPT, AgX का PPT। और उस AgX को हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा सुखा लेते हैं भैया, नमी होगी उस, और फिर उसका वेट ले लेते हैं। तो जो हमें मिलता है कैरस मेथड में, हमें AgX का वेट मिलता है और इस वेट का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में X का क्या परसेंटेज था बाय वेट। क्लियर है? क्लियर है क्या? आइए एक सवाल के थ्रू चीजों को समझे। क्या बोलता है? बोलता है 28.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 28.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? आपको यहां पर बोल दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बोल दिया बेटा? 28.4 ग्राम। और सिल्वर क्लोराइड का भी वेट दे दिया है। वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना दे दिया है? 28.7 ग्राम। क्लियर है? और किस मेथड से परफॉर्म कराया गया? कैरस मेथड का ही इस्तेमाल होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हैलोजन का पता लगा रहे हैं तो कौन सा मेथड? याद रखिएगा, कैरस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल ये तरीका है जिससे आप क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं। हैलोजन है कि नहीं है ये नहीं बोल रहा हूं, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है। यहां से आप ये बता सकते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन की मात्रा कितनी है। क्लियर? तो आइए बात करें। तो वेट ऑफ AgCl दे दिया 28.7 ग्राम, निकल करके आया। फिर आपसे क्या पूछा? फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। यहां पर ये X कौन है? क्लोरीन है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? आपको एटॉमिक वेट याद होना चाहिए। याद नहीं तो शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स देखो। मैंने पहला शॉर्ट्स ही यही डाला है। क्या डाला है? कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास याद होना चाहिए, जो आपको बार बार काम पड़ेगा, बार बार काम पड़ेगा। तो अब इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आ जाएगा 143.5 ग्राम। कैसे? Ag का हो गया 108 ग्राम और क्लोरीन का हो गया 35.5 ग्राम। दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 143.5 ग्राम। क्लियर है क्या? अच्छा, इस 143.5 ग्राम ऑफ AgCl में अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्लोरीन कितना है तो आप क्या बोलोगे? 35.5 ग्राम क्लोरीन है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 ग्राम AgCl में क्लोरीन कितना है, आप क्या बोलोगे? 35.5 अपॉन 143.5 ग्राम, ठीक, ऑफ क्लोरीन है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा 28.7 ग्राम में कितना है, तो आप बोलोगे 28.7 ग्राम ऑफ AgCl में 35.5 अपॉन 143.5 इंटू 28.7 ग्राम क्या चीज का है बेटा? क्लोरीन का है। अब आपको मैं बोलूंगा इस दोनों को हटा दो, इसको नीचे ले आओ 10। ये जब इसको काटोगे 5 से ये बन जाएगा 71 और ये क्या बन जाएगा? 287 और ये 287 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकल करके आ गया बेटा? 28.7 ग्राम में
ऑफ AgCl में क्लोरीन कितना निकल के आया? 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन निकल के आ गया। 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन निकल करके आ गया। अब यहां पर बात समझना, यहां पर बात क्या समझना, ध्यान से सोचो कि 28.7 ग्राम में जो ये 7.1 ग्राम क्लोरीन है, ये आया कहां से? ये आया इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये कहां से आया? इसी 28.4 ग्राम से 7.1 ग्राम क्लोरीन AgCl का फॉर्मेशन किया 28.7 ग्राम। मतलब अगर AgCl इस 28.7 ग्राम में Cl 7.1 ग्राम है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी 7.1 ग्राम क्लोरीन होगा। क्या होगा? 7.1 ग्राम क्लोरीन होगा। तो अगर आपसे कोई बोलेगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बताओ, तो क्या बोलोगे? वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वेट ऑफ क्लोरीन क्या आ गया? 7.1 ग्राम। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आ गया? 28.4 ग्राम इनटू 100। ये ग्राम और ये ग्राम कट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया, ये और ये काट दोगे, ये 4 हो जाएगा, इसको काट देना, 25 आ जाएगा। आंसर क्या गया बेटा? 25%। आंसर क्या गया? 25%। क्लियर है क्या? तो इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। यहां तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हेलोजन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फास्फोरस का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, सॉरी सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। पहले सल्फर देखेंगे, इसके बाद फास्फोरस में आएंगे। अगेन सेम मेथड है, क्योंकि कैरस मेथड के अंदर ही, कैरस मेथड से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्स के बारे में एस्टिमेशन कर सकते हैं, सल्फर के बारे में पता लगा सकते हैं, और फास्फोरस, इन तीनों के बारे में हम कैरस मेथड से पता लगा सकते हैं। तो सल्फर के बारे में कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से समझना है। बोलता है ए नोन मास ऑफ ए कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग HNO3। किससे हीट करना है? फ्यूमिंग HNO3 प्लस, अब AgNO3 के जगह पे कौन आ गया? BaCl2। क्यों आया? क्यों आया? ध्यान से समझना। ये जो फ्यूमिंग HNO3 है, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन सप्लाई करना क्या होता है इसका काम? ऑक्सीजन सप्लाई करना। ये कार्बन को किस में बदल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन को किस में बदल देगा? ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। और जो यहां पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है ना, उस सल्फर को वो H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर? अब बहुत जगहों पर, बहुत किताबों में ये कंसंट्रेटेड HNO3 के जगह पे Na2O2 का भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज नोन एज सोडियम परऑक्साइड। इसका भी काम है ऑक्सीजन देना। ये दोनों के दोनों क्या है? कंसंट्रेटेड HNO3 और Na2O2 है क्या? ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को देना। क्लियर? अगेन अभी वही सोल्यूशन है। इस ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा गया है। ये कैरस ट्यूब है और इस कैरस ट्यूब को एक आयरन ट्यूब में भर के रखा जाता है और फर्नेस में हीट होने दिया जाता है। जब ये हीट होगा तो होगा क्या? ये H2SO4 जो बनेगा, ये H2SO4 फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? ये H2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा। और बेरियम जैसे ही सल्फेट को देखेगा पागल हो जाता है भाई, पागल होकर के क्या बना देगा? 2HCl प्लस BaSO4 एज अ PPT। किसके तरह? BaSO4 एज अ PPT का फॉर्मेशन कर देता है। फिर इस BaSO4 को हम लोग निकालेंगे, जैसे AgX को बाहर निकालते थे, बेचारा गिर गया, सेटल डाउन हो गया था Ag, अपने X को देख करके AgX बना करके, वैसे यहाँ पर जो BaSO4 बनेगा बेटा, ये BaSO4 को निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे और वेट करेंगे। तो यहाँ से आपको BaSO4 का मास पता चल जाएगा और आपको पता चल गया होगा पीछे वाले सवाल को लगा करके कि उस मास का कितना बड़ा योगदान है। ठीक है, आइए एक सवाल करके देखते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। क्या बोलता है? 960 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया है, कितना दिया हुआ है? 960 ग्राम। गिव्स 1398 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट।
तो वेट ऑफ बेरियम सल्फेट क्या दे दिया, BaSO4 1398 ग्राम। बाय द कैरस मेथड आपको ये जो निकला ना बेरियम सल्फेट का 1398 ग्राम, ये किस मेथड से निकला, ये कैरस मेथड से निकला। तो बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। इसका क्या मतलब है, यहां जो भी सल्फर आया है कहां से आया, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। क्या ये बात क्लियर है? अब हम लोगों को यहां पर क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट कर लेना है। इसके मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट कर लेना है। तो BaSO4 में आपको बेरियम का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए 137, सल्फर का वेट पता होना चाहिए 32, ऑक्सीजन का 16 पता ही है, 16 इंटू 4 कर दीजिए 64। क्लियर है? क्या आ जाएगा 233 ग्राम्स। अच्छा, अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं क्या बेटा, 233 ग्राम्स ऑफ BaSO4, 233 ग्राम्स ऑफ BaSO4 में सल्फर कितना है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर है। 233 ग्राम ऑफ BaSO4 में 32 ग्राम क्या है, सल्फर है। क्लियर है क्या? तो आपसे पूछेगा 1 ग्राम ऑफ BaSO4 में कितना ग्राम सल्फर होगा, तो 32/233 ग्राम ऑफ सल्फर होगा। तो पूछेगा 1398 ग्राम ऑफ BaSO4 में कितना सल्फर होगा, 32/233 इंटू 1398 ग्राम ऑफ सल्फर होगा, इंटू 1398 ग्राम ऑफ सल्फर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, 1398 ग्राम ऑफ BaSO4 में यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 32 इंटू 6 ग्राम ऑफ सल्फर होगा। 6 से मल्टीप्लाई करो 189,138 आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं अभी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको पता चल गया ना, इस 1398 ग्राम BaSO4 में सल्फर कितना, 32 इंटू 6 ग्राम सल्फर है। और ये जो 32 इंटू 6 ग्राम सल्फर है वो आया कहां से, इस 960 ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या निकल कर क्या आएगा, वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो वेट ऑफ सल्फर क्या निकल कर क्या गया बेटा, 32 इंटू 6 अपॉन वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 960 इंटू 100। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा 3, ये और ये कट जाएगा 2। आंसर क्या आ गया बेटा, 20%। मतलब यहां पर जो सल्फर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कितना है, वो 20% है। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, कैरस मेथड में ही फॉस्फोरस का एस्टिमेशन कैसे करते, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट निकल करके आता है। अब यहां पर भी मैं बार बार वो ट्यूब वगैरह नहीं बना रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यहां पर भी नोन मास होगा कंपाउंड का, जिसको आप हीट करेंगे किसके साथ, फ्यूमिंग HNO3 या फिर सोडियम पर ऑक्साइड के साथ। इसका काम क्या है, मैं बहुत बार बता दिया, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और उसमें जो मौजूद फॉस्फोरस है उसको किस में बदल देगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में बदल देगा। इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। उसको वो किसके साथ प्रेसिपिटेट बना देगा, उसको अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का फॉर्मेशन करेगा। वो क्या है, ये है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। क्या, NH4 का होल थ्राइस PO4 और लास्ट में क्या लग जाएगा 12MOO3 साथ में अमोनियम नाइट्रेट और HNO3 का भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर? लेकिन ये क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, यहां पर ये यहां पर बना देगा PPT। क्या बना देगा बेटा, PPT। क्या बना देगा बेटा, PPT। क्लियर? फिर क्या बोलता है, बाय एडिंग अमोनियम एंड अमोनियम मोलिबिडेट। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या बोलता है कि फॉस्फोरिक एसिड लो, साथ में MgCl2 लो और अमोनियम क्लोराइड लो। ये क्या बना देगा, HCl बना देगा प्लस मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना देगा। यहां पर क्या बना, ये इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, बगल में क्या है बेटा, अमोनियम, और उसके बगल में PO4 जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, अरे बोल दो ना यार, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। फर्दर अब जब आप इसको हीट करते हैं ना तो Mgp2O7 प्लस अमोनिया प्लस H2O फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पर क्या बना देगा, PPT, ये यहाँ पर क्या बना देगा, PPT। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन लास्ट में हो जाएगा। ये दोनों तरीका है जिसके द्वारा आप फॉस्फोरस को प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। केरस मेथड में बेसिकली हम प्रेसिपिटेट बनाने पे जोर देते हैं। जैसे हेलोजन में हमने क्या बनाया, AgX, सल्फर में क्या बनाया, BaSO4, और आपका फास्फोरस में कौन सा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो एक तो हम लोग बनाए थे क्या, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, और दूसरा क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, Mgp2O7। क्लियर। इन सभी का रिएक्शन हम लोग जो शॉर्ट्स में अभी स्टार्ट किए ना, सॉल्ट एनालिसिस वाला, उसमें भी आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट एनालिसिस में एनायन और कैटायन का डिटेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के जो कहानी है ना, वो कैरस मेथड में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन पे जोर डाला जा रहा है। और ये जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा ना, इसको अगेन क्या किया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा पहले, फिर सुखाया जाएगा, फिर इसका वेट लिया जाएगा। अगेन आपको इसके वेट से कैसे फास्फोरस का वेट निकालना समझ में आ गया। और वो जो फास्फोरस होगा वो आएगा कहाँ से, वो सारा का सारा फास्फोरस कहाँ से आएगा, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइदर अमोनिया फॉस्फोमोलिबिडेट और Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। क्लियर है क्या। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। क्लियर। आइए इस पे भी एक सवाल देखते हैं, आइए इस पे भी एक सवाल देखिए, क्या बोलता है, 1240 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1240 ग्राम दे दिया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कंटेनिंग फास्फोरस। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, फास्फोरस है। और फिर कैरस मेथड को जब परफॉर्म कराया गया तो आपको क्या मिल गया, Mgp2O7। अब हो सकता है लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ रहे, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होगा, 88 ग्राम ऑफ PPT लिख देगा और लिख देगा इन कैरस मेथड। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा क्या चीज का PPT बन रहा है, तो वहां पर आप सवाल थोड़ा सा मिस आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इतना डेप्थ में बताया कहां पर क्या क्या PPT बन रहा है, क्लियर होना चाहिए। हेलोजन के केस में AgX, सल्फर के केस में बेरियम सल्फेट, और फास्फोरस के केस में मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mgp2O7, या फिर अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट NH4 3PO4.12MOO3। ठीक, ये पता होना चाहिए। क्लियर है क्या। ऐसे तो लिखा हुआ दे देगा, नहीं लिखा हुआ देगा, तो के लिए मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें याद रख सकते हो। अब आपको क्या क्या चीज का वेट दे दिया और लिख लेते हैं। तो यहां पर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, कितना दिया बेटा, 1240 ग्राम। दूसरा क्या दे दिया, वेट ऑफ Mg2P2O7 दे दिया है, कितना दे दिया, 888 ग्राम। क्लियर। अब आपको परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन दी कंपाउंड बताना है। तो इसका पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या निकल करके आएगा, ऑफ Mg2P2O7 क्या निकल करके आएगा, 24 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 31, फास्फोरस का 31 होता, प्लस 7 इंटू 16। इन सभी को जोड़ोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 233 ग्राम्स। क्लियर। अच्छा, इस 233 ग्राम्स में फास्फोरस कितना है, इस 233 ग्राम में फास्फोरस कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 233 ग्राम्स ऑफ Mg2P2O7 में फास्फोरस कितना है, 2 इंटू 31, दैट इज 62 ग्राम फास्फोरस है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अच्छा, तो 888 ग्राम में
233 है कि 222? एक बार जोड़ लेते हैं, 48 हो गया, ये हो गया 62, ये हो गया 5, 110 और 16, 222 होगा, ये 222 होगा। 888 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 में कितना आ जाएगा? 62 अपॉन 888 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस इनटू 62 अपॉन 2, ये इसको भी 222 करो भैया, 222 इंटू 888 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। ये दिख रहा है, ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जा रहा है, मीन्स 888 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 में 62 इंटू 4 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट है। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा। अब ये जो भी फॉस्फोरस है वो आएगा कहां से? वो आएगा यहां से, वो आएगा यहां से। ये सारा का सारा फॉस्फोरस जो है वो आएगा कहां से? वो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा? वेट ऑफ फॉस्फोरस अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो वेट ऑफ फॉस्फोरस क्या लिख दोगे बेटा? 62 इंटू 4 ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 140 ग्राम्स इनटू 100। जी कट गया, 10 कट गया, ये 2 टाइम्स में कट गया, ये भी 2 टाइम्स में कट गया। आंसर क्या आ गया? 20%। इज इट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर लीबेग मेथड और कैरस मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे जिल्दाल मेथड, डुमास मेथड और इडोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका कंसंट्रेशन टर्म कह सकते हो या सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रेडॉक्स का करेंगे। तो आई होप यहाँ पर आपका बहुत सारा वीडियोस आ चुका है, इन सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। उन प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा टॉपिक वाइज रहेगा। आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं सारा लेक्चर 1 बाय 1। और आपको किसी एक टॉपिक में ही प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है? तो आप क्वेश्चन को अच्छा से लिखे, क्वेश्चन पहले आप खुद अटेम्प्ट ले, फिर आप सोल्यूशन देखिए मैंने कैसे बनाया। नेक्स्ट, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको डीपीपीज मिलेंगे। वो सारे डीपीपीज को सॉल्व करिए जो कि आपके कॉन्फिडेंस को इनहेंस करने का काम करेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।